हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है संघवाद। इस पाठ का संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ में हम लोग जानेंगे संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। संघवाद क्या है? संघवाद का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिससे देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक साधिक इकाइयां राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बढ़ जाती है। संघीय व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकार होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तरीय सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। ये दोनों स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जबकि संघीय सरकार में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर जवाबदेही होती है। अब कुछ संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, जिसमें पहला है इसमें सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, और इसके साथ इसके क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह से काम करती है? 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है यहाँ पे। इसमें पहला है संघ सरकार या केंद्र सरकार, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इस संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। कुछ विषयों पर पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें संघ सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची के कुछ विषय हैं जैसे देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना और प्रसारण और मुद्रा। इस पे सिर्फ भारत सरकार ही कानून बना सकती है। और दूसरा है राज्य सरकार सूची के अंतर्गत जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा जाता है। ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि सिंचाई पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। संघ सूची और राज्य सूची के अलावा एक और सूची होता है जिसे समर्थित सूची कहते हैं। इस सूची को कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहा जाता है। इस विषय पर जो साझा महत्व के होते हैं उस पर कानून बनाए जाते हैं। समर्थित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। उदाहरण के लिए हम शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक अभिग्रहण, उत्तराधिकार इत्यादि को लेते हैं। और तीसरा एक बची हुई लिस्ट होती है। वैसे विषय जो ऊपर दी गई किसी भी लिस्ट में ना हो उसे बचे हुए विषयों का लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। अब हम विशेष दर्जा के राज्यों के बारे में समझेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। इस राज्य का एक अपना अलग संविधान है। भारत के संविधान के कई प्रावधान इस राज्य तक लागू नहीं किए गए हैं।
नहीं किए जा सकते। उन्हें राज्य की विधानसभा की अनुमति लेनी पड़ती है। यदि कोई भारतीय इस राज्य का स्थायी नागरिक नहीं है तो वह इस राज्य में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। कुछ अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब भारतीय गणराज्य के कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कुछ अन्य कारणों से भी इसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता। इन इकाइयों के पास बहुत कम शक्ति होती है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार इत्यादि। भारत में सत्ता की साझेदारी की यह प्रणाली हमारे संविधान की मूलभूत संरचना में है। इस प्रणाली को बदलना बहुत कठिन है। अकेले संसद द्वारा यह संभव नहीं है। इस प्रणाली में कोई बदलाव लाने के लिए पहले तो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी। अब हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। इसको ध्यान से देखना है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ के साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत ही कठिन फैसला था। इसके आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों को राज्यों में बांट दिया गया। इससे हुआ कई पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत सामने आए। दूसरा बड़ा फैसला था राजभाषा के बारे में। राजभाषा किसको माना जाए, इसको लेकर बहुत ही मुश्किलें थी। हिंदी भाषा को 40% लोग जानते थे, मानते थे और बोलते थे। इसलिए हिंदी के साथ साथ अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे उम्मीदवार इतनी भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को अपना विकल्प भाषा चुन सकता है। और तीसरा बड़ा फैसला था सत्ता की साझेदारी की। इसके लागू होने से पहले की तुलना ज्यादा ही प्रभावशाली है। अब जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था के सफलता के कारण, जिसमें पहला है भाषाई राज्य। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक आदि विविधताएं भी है। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रह सके। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि। और कुछ राज्यों का गठन भूगोल, जातीयता, संस्कृति के आधार पर हुआ। उदाहरण के लिए नागालैंड को ले सकते हैं, उत्तराखंड, झारखंड। दूसरा है भाषा नीति। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को आधिकारिक तौर पे भाषा की मान्यता दी गई है, लेकिन केवल हिंदी 40% लोगों की मातृभाषा है। इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा करना अनिवार्य हो गया। इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं की अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। और तीसरा है केंद्र और राज्य के रिश्ते। केंद्र और राज्य के बीच के रिश्ते के पुनः गठन से हमारी संघीय व्यवस्था को और बल मिला। कांग्रेस के एकाधिकार का समय। आजादी के बाद एक लंबे समय तक भारत के अधिकांश हिस्सों में केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। यह कांग्रेस की एकाधिकार का दौर था। उस दौर में अक्सर ऐसा होता था कि जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों की अवहेलना की जाती थी, छोटी सी छोटी बात पर भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। गठबंधन सरकार के दौर की स्थिति। 1989 के बाद कांग्रेस के एकाधिकार का दौर समाप्त हो चुका। उसके बाद केंद्र में गठबंधन सरकार के दौर शुरू हुआ। इससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता को अधिक सम्मान मिलने लगा और सत्ता में साझेदारी बढ़ी। इससे भारत में संघीय व्यवस्था को और अधिक बल मिला। भारत की भाषाई विविधता। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया।
विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। इसमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया। इन भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह के भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण को इस तरह समझेंगे, भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। भारत में 2 स्तर की शासन व्यवस्था से देश चल सकना मुश्किल था, इसलिए देश में विकेंद्रीकरण जरूरी था। फिर कुछ समय बाद तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार जैसे पंचायत, जो गांव को अच्छी तरह से देखभाल करा सके, को लाया गया। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों को सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत सरकार के तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई। 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाया जा सके। स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सदस्यों के लिए और पदाधिकारियों के सीट रिजर्व होते हैं। सभी सीटों का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को सुचारू रूप से कराने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। पंचायती राज। राज्य सरकारों को अपने राजस्व में से कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना होगा। यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकाय को आम भाषा में पंचायती राज कहते हैं। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह कई वार्ड सदस्य का एक समूह होता है। पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। पंचायतों के सदस्यों का चुनाव उस पंचायत में रहने वाले वयस्कों द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्वशासी संरचना जिला स्तर तक होती है। पंचायत समिति। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति या प्रखंड मंडल बनता है। इस मंडली के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायतों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा हो गया जिला परिषद। एक जिले की सारी पंचायतें समितियां मिलकर एक परिषद का निर्माण करती है। जिला परिषद के अधिकतर सदस्य चुनकर आते हैं। उस जिले की लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और जिला स्तर के अन्य निकायों के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। नगर पालिका। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय स्वशासी निकाय होती है। शहरों में नगर पालिका का गठन होता है। बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन होता है। इसके सदस्य वार्ड काउंसलर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। फिर ये सदस्य अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसे मेयर कहा जाता है।